सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 8th चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो प्रोसेस है सेक्सुअल मैच्योरेशन का वो ग्रेजुअल होता है, यानी धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि एक रात में आप सेक्सुअली मैच्योर हो गए, धीरे धीरे आप मैच्योर होना स्टार्ट हो गए और पूरी तरह से कंप्लीटली मैच्योर होने में आपको टाइम लगेगा। एंड टेक प्लेस, और यानी ये कब होता है? वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल ऑन, यानी बॉडी भी अपना ग्रो कर रही है, हाइट वेट भी अपना बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ सेक्सुअल मैच्योरेशन भी हो रही होती है। तो दोनों ये चीज़ें साथ ही साथ हो रही होती हैं। Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual acts or for having and bringing up children. इसीलिए अगर कुछ हद तक कोई बॉडी यानी कोई बंदा सेक्सुअली मैच्योर हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो बॉडी है और उसका जो माइंड है वो सेक्सुअल एक्ट्स के लिए यानी सेक्स करने के लिए रेडी है या बच्चे पैदा करने और उसे पालने के लिए रेडी है। क्योंकि अगर हम बात करें सेक्सुअल मैच्योरेशन की तो इन जनरल आपका मान के चलो 15 साल तक तो सभी लगभग सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। अब 15 साल की एज पे बच्चे तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता बच्चे को पैदा करना और उसे पालना। खुद ही सोचो, इस एज में 14-15 साल में खुद ही अपने आप को संभालना मुश्किल होता है, तो वो अपने बच्चे को क्या संभालेंगे। तो इस एज पे यानी सेक्सुअल मैच्योरेशन जब हो गई है लेकिन एज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसकी जो बॉडी होती है और माइंड जो होता है इंसान का वो इस तरह रेडी नहीं रहता। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी जो बॉडी है और जो हमारा माइंड है वो रेडी है इस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए। अब हम सभी के ऊपर अलग अलग तरीके के प्रेशर होते हैं इस मामले को लेकर। जैसे प्रेशर हो सकता है हमारे फ्रेंड्स की तरफ से फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज़, यानी हमारे दोस्त चाहते हैं हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। तो एक उम्र होती है आदमी की खेलने कूदने की, अब उसके अगर बच्चे हो जाएंगे तो वो कैसे संभालेगा, वेदर वी रियली वांटेड टू और नॉट। तो दोस्त प्रेशर डालते हैं कि अरे यार चलो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है हम चाहें ना चाहें लेकिन दोस्तों की बात माननी पड़ती है। तो एक एज ऐसी होती है कि जहाँ आदमी खेलने कूदने और इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, तो उस समय अगर उसके बच्चे होंगे तो वो उसे नहीं पाल पाएगा। इसी तरीके से फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है कि शादी कर लो और बच्चे पैदा करो। और एक प्रेशर इस तरह से होता है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से, और वो क्या चाहते हैं कि अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन, कि बच्चे पैदा ना करो, ठीक है। तो कहीं से प्रेशर ये आ रहा होता है कि बच्चे पैदा करो, जैसे फैमिली वगैरह प्रेशर डालती हैं, और गवर्नमेंट चाहती है कि हाँ आप बच्चे पैदा ना करो, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, तो उधर से अपोजिट टाइप का प्रेशर लग रहा होता है। तो इस सिचुएशन में जो डिसीजन लेना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार क्या किया जाए, बच्चे पैदा किया जाए या ना किया जाए, कब किया जाए, ये सारी चीज़ें सोचना, इसके बारे में डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग सेक्स, यानी सेक्स करने से हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके हेल्थ पर क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे कि बहुत सारी डिजीज़ होती है वो ट्रांसमिट होती हैं, यानी एक बंदे को वो डिजीज़ है तो वो दूसरे में चली जाती है। जैसे आपका कोरोना ही देख लो, ठीक है, कोरोना वायरस एक बंदे से दूसरे में चला जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो। तो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो कि ऐसी डिजीज़ होती हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक बंदे से दूसरे में चली जाती है बहुत सारे रास्तों से। अब जो सेक्सुअल एक्ट है यानी सेक्स करना, ये बहुत ही वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज़, यानी यहाँ पर क्या होता है सेक्सुअल एक्ट में बॉडी बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, क्लोज कनेक्शन होता है। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ सेक्स करने की वजह से ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये डिजीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, यानी सेक्स करने की वजह से एक बंदे से दूसरे में गई है। तो ऐसी डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब डिजीज़ किस तरह से हो सकती है? हो सकता है वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जो एक बंदे से दूसरे बंदे में चला गया हो, जैसे आपका गोनोरिया हो गया और आपका साइफिलिस हो गया, ठीक है। और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जैसे वॉर्ड्स हो गया और HIV एड्स हो गया। बस इसके नाम आपको याद रखने हैं। अभी जो आपका STD है ना, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसके बारे में एग्जाम में आ चुका है, 2011 में आया है, 12 में आया है, 13 में आया है, ठीक है, कि ये डिजीज़ क्या होती हैं, उनके नाम आपको लिखने थे। और 2019 में एक क्वेश्चन आया था जहाँ अलग अलग पूछ लिया था। ये पूछा था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले डिजीज़ आप लिखिए जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, और वायरल इन्फेक्शन वाले डिजीज़ आपको लिखने थे। दोनों जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं वो डिजीज़ के नाम लिखने थे। तो यहाँ आपको अलग अलग मान होने चाहिए कि बैक्टीरियल वाले कौन से हैं, तो आपका गोनोरिया हो गया, साइफिलिस हो गया, और वायरल वाले कौन से हैं, वॉर्ड्स और HIV एड्स। तो ये आपको अलग अलग याद रखने हैं कि कौन सा बैक्टीरिया से होता है और कौन सा वायरल इन्फेक्शन से होता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये मुमकिन है कि हम इसे रोक सकें, इस
डिजीज़ के ट्रांसमिशन को ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? यूजिंग अ कवरिंग। एक कवरिंग हम यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कॉन्डोम कहते हैं फॉर पेनिस ड्यूरिंग सेक्स। तो इससे क्या होता है, हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी ऑफ दीज इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। तो बहुत हद तक क्या होता है कि इस कॉन्डोम की वजह से डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, क्योंकि ये कवरिंग की तरह होता है जिससे पेनिस पर वियर किया जाता है। तो जो अगर पेनिस कवर हो जाएगा तो सीधी बात है, वहाँ से जब स्पर्म निकलेगा तो इस कवरिंग के बाहर नहीं जा पाएगा, और जब फीमेल बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, यानी किसी तरीके से जो प्राइवेट पार्ट्स हैं मेल और फीमेल के, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि बीच में कवरिंग आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से बचा जा सकता है। जब कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो डिजीज़ भी ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। अब जो सेक्सुअल एक्ट होता है उसके अंदर ये पोटेंशियल होता है, ये ताकत होती है कि उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक है, अब जो प्रेगनेंसी है वो क्या करती है, मेक मेजर डिमांड, बड़ी बड़ी डिमांड करती है। किससे डिमांड करती है? बॉडी से और माइंड से। और बॉडी और माइंड किसके? उस वुमेन के जो कि प्रेग्नेंट है। क्यों? क्योंकि एक पूरी लाइफ, एक पूरा इंसान बन रहा होता है, तो उसके लिए एनर्जी भी और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो डिमांड कौन पूरी करेगा? वही उस महिला की, उस वुमेन की जो बॉडी है, वही इस डिमांड को पूरी करेगी, जो भी अंदर बच्चा बन रहा है उसके बनने में। ठीक है, और अगर वो इसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चेंज होते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और माइंड के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ये सब हार्मोन इधर उधर होने लगते हैं। ठीक है, अगर वो इसके लिए रेडी नहीं है तो उसकी हेल्थ पर बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे रास्ते निकाले गए हैं ताकि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। तो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिससे इस प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि आप कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताइए। तो अलग अलग इसकी कैटेगरी है। जैसे एक कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करते हैं, क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर, यानी कोई चीज़ ऐसी लगा दो जो रोक दे। क्या रोके? सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। तो मैकेनिकल बैरियर लगाने से क्या होता है कि जो स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुंच पाता। जैसे आपका कॉन्डोम हो गया जो कि पेनिस पर वियर किया जाता है, तो इससे क्या होगा, एक कवरिंग लग गई। अब जो स्पर्म निकलेगा वो फीमेल बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा। इसी तरह की कुछ कवरिंग वजाइना की भी की जाती है ताकि उसके अंदर जो स्पर्म है वो एंटर ना कर पाए। ठीक है, तो एक कैटेगरी ये हो गई। ठीक है, कोई मैकेनिकल चीज़ ऐसी लगा दे हम जो बिल्कुल सीधे सीधे उसको रोक दे स्पर्म और एग को मिलने से। अब दूसरी कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट, इसमें क्या होता है दूसरी कैटेगरी में कि हम क्या करते हैं, चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। क्योंकि सारी जो चीज़ें हो रही होती हैं फीमेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, वो हार्मोन की वजह से होती हैं। ठीक है, अब जो हार्मोन का बैलेंस है, यानी कब कौन सा हार्मोन चाहिए, उसको अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, उसकी बैलेंसिंग को हम बिगाड़ दें, उसको चेंज कर दें, तो क्या होगा, एग रिलीज नहीं होगा। यानी हार्मोन की वजह से ही क्या होता है, एग मैच्योर होते हैं और वो फिर बाहर निकलते हैं। अगर उस हार्मोन को जो एग को मैच्योर करा रहे हैं, एग को बाहर निकाल रहे हैं, उसको अगर हम कम कर दें तो सीधी सी बात है एग रिलीज होगा ही नहीं, और जब एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है जहाँ पर हम हार्मोन के बैलेंस को हम चेंज करते हैं। जो हार्मोन्स के अलग अलग हार्मोन्स के जो लेवल होने चाहिए उसको हम चेंज कर देते हैं, जो ज़्यादा है उसको हम कम कर देते हैं, कम को ज़्यादा कर दें, इसी तरह से हो जाता है। अब ये कैसे होता है, इसके लिए जो ड्रग्स है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली, यानी मुंह के जरिए इसके खाया जाता है, पिल्स वगैरह गोलियाँ खाई जाती हैं। इससे क्या होता है, आपका जो हार्मोन बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो दो कैटेगरी आपको याद रखनी है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा 3 या 5 नंबर में आ जाए, तो आप ये लिखना कि एक मेथड क्या होता है, मैकेनिकल बैरियर होता है, जैसे हम कॉन्डोम वगैरह यूज़ कर लें, या इसी तरह की दूसरी कवरिंग जिससे वेजाइना को हम कवर कर दें तो स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर इंटर ना कर पाए। दूसरा ये है कि कुछ ऐसी गोली वगैरह, पिल्स वगैरह हम ले लें दवा के फॉर्म में, जो हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर दे, जिससे क्या हो, एग रिलीज ही ना हो तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। स्पर्म अंदर पहुंच भी गया तो एग ही नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। लेकिन इस दूसरे वाले मेथड से क्या है, अगर हम चेंज कर देंगे हार्मोनल बैलेंस तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। भाई हार्मोन की वजह से ये तो सारे बॉडी के फंक्शन चल रहे हैं, इधर उधर हो गया तो कुछ गलत भी हो सकता है, बॉडी के अंदर कुछ नुकसान भी कर सकता है। अब इसमें तीसरी कैटेगरी भी है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, कोई डिवाइस हम लगा दें, जैसे आपका लूप हो गया और कॉपर टी हो गया, और इसको कहाँ प्लेस किया जाता है, यूटेरस के अंदर, ताकि हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके। अब मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये आपका जो लेफ्ट वाला डायग्राम है ये आपका लूप का है। इसमें देख सकते हो ऐसे लूप जैसे एस जैसा, सांप जैसा ही बनाया गया है। ठीक है, इसको यूटेरस के अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, स्पर्म यहाँ आएगा तो अंदर जा नहीं पाएगा, क्योंकि ये पूरा एक रास्ता ब्लॉक किए हुए है। ठीक है, और ये दूसरा डायग्राम देख सकते हो, कॉपर टी का है। इसमें ऐसे टी टाइप का डिवाइस होता है, अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो इस तरह से ऐसे टी बना हुआ है। ये भी क्या करता है, स्पर्म को रोकता है।
एक पर्पस तो ये है, यहाँ स्पर्म गया और यहीं फंस जाएगा, आगे फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाएगा। दूसरा ये कि जो कॉपर होता है वो जो स्पर्म है और एग है उनके लिए एक तरह से टॉक्सिक जहर की तरह काम करता है, तो स्पर्म की डेथ भी हो जाती है इसकी वजह से। और एक ये कि देखो यहाँ जब फिक्स होता है तो यूटरस की जो लाइनिंग है वो सही से मोटी नहीं हो पाती, तो कई तरीके से ये प्रेगनेंसी को रोकता है। तो आपको ये नहीं जानना है कि कैसे ये रोकता है, बस आपको ये नाम याद रखना है। तो तीसरी कैटेगरी क्या है, हम डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उसका नाम क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हम कह सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी को रोक सके, जैसे आपका लूप हो गया और कॉपर टी हो गया। और इसे कहाँ प्लेस किया जाता है ये भी आप याद रखना कि यूटरस के अंदर इसे डाला जाता है। अब इसके भी क्या होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं उनके क्या साइड इफेक्ट हैं। तो इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि इससे इरिटेशन होता है ऑफ द यूटरस, यूटरस में आपको इरिटेशन होने लगेगा। सीधी सी बात है, हमारी बॉडी में कहीं पर भी एक छोटा सा बांस भी गड़ जाता है ना, तो हमको उलझन होने लगती है। तो अब ऐसी चीज़ को यूटरस के अंदर डाल दिया जाए तो इरिटेशन होगी ही, आपको एक उलझन सी होने लगेगी। तो ये हो गया इसका साइड इफेक्ट। अब एक चौथा तरीका भी है जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो मेल के अंदर जो वास डिफरेंस है, ठीक है, जिसके थ्रू स्पर्म बाहर निकलता है, अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा, स्पर्म का ट्रांसफर वो रोक दिया जाएगा। या जो फैलोपियन ट्यूब है फीमेल के अंदर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा, एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूटरस, तो एग यूटरस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एग तो छोड़ो, स्पर्म ही अंदर नहीं पहुंच पाएगा एग तक। तो दोनों ही केस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा चौथा तरीका है। अब कैसे होगा, जैसे ये टेस्टिस है तो यहाँ से वास डिफरेंस निकल के जा रहा है, ठीक है, तो अगर किसी तरीके से इसको काट दिया जाए और यहीं इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है, ये आगे पाइप जा रहा है, इसको हमने काट दिया और अलग कर दिया, तो स्पर्म यहाँ जाके फंस जाएगा, आगे नहीं निकल पाएगा। इसी तरीके से ये आपका ओवरी है, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब है, ये जा रहा है, तो हम क्या करें, इसको यहीं पर काट के ऐसे बंद कर दें और ये आगे का हिस्सा है इसको यहीं से ऐसे ब्लॉक कर दें, तो क्या होगा, एग यहाँ पर आ जाएगा। अब एग इसके आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ से हमने काट के इसको बांध दिया है। ऐसे ही इसकी ऑपरेशन किया जाता है कि यहाँ से काटा जाता है और इसे सिल दिया जाता है, तो स्पर्म भी इधर से आकर नहीं आ पाएगा। तो दोनों ही केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा चौथा तरीका है। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है कि सर्जिकल मेथड यानी सर्जरी की जाती है इसको ब्लॉक करने के लिए। अब जो सर्जिकल मेथड है ये सेफ़ होते हैं, ठीक है, इन जनरल ऑपरेशन सही होता है। लंबे टाइम के लिए हम देखें तो एक बार ऑपरेशन हो गया तो ये सेफ़ है। लेकिन जो सर्जरी है उससे इन्फेक्शन हो सकता है और दूसरी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है अगर इसे सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया गया। अगर झोला छाप डॉक्टर से आपने सर्जरी करा ली तो कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया और बहुत से केसेस में जान भी चली जाती है, लेकिन बहुत रेयर होता है। एक ठीक ठाक अच्छे डॉक्टर से अगर कोई कराए तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कभी इन्फेक्शन हो भी सकता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए दवा वगैरह लेके वो ठीक भी हो जाता है। और सर्जरी दूसरी तरह से भी कराई जा सकती है, किस लिए, टू बी यूज फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, यानी हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, यानी हमने प्लान नहीं किया था लेकिन अब प्रेगनेंसी हो गई, तो अब क्या किया जाए, तो उसके लिए भी सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है और वो प्रेगनेंसी को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये पांचवा तरीका है। तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको रिवाइज करा देता हूँ कि पांचों तरीके क्या हैं। पहला तरीका है कि हम क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर बना दें, जैसे कॉन्डोम वगैरह, या कोई और तरीके की कवरिंग जो वेजाइना में कर दिया जाए जिससे स्पर्म एग तक पहुंच ना पाए। दूसरा, हम चेंज कर दें जो हार्मोनल बैलेंस है बॉडी का, ये आपका दूसरा टाइप हो गया। इससे भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और हार्मोनल बैलेंस किस तरह चेंज किया जाता है, ड्रग्स वगैरह, दवा वगैरह लेके, ठीक है। और तीसरा तरीका आपका क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लगा दे, जैसे आपका लूप हो गया, कॉपर टी हो गया, इसे यूटेरस के अंदर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और चौथा तरीका ये है कि जो आपका वास डिफरेंस है उसको ब्लॉक कर दिया जाए, या जो फैलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। या फिर पांचवा तरीका क्या है, सर्जरी करके, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो होने के बाद क्या किया जाए, उसको सर्जरी करके, ऑपरेशन करके प्रेगनेंसी को रिमूव कर दिया जाए। यानी उसमें क्या होगा, ये एम्ब्रियो वगैरह बन गया होगा या फीटस के स्टेज तक बन जाता है, उसके बाद ऑपरेशन करके उस फीटस को, यानी हाथ पैर बन जाते हैं, उसके बाद क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, अब क्या करेंगे, उसको फीटस को निकलवा देते हैं ऑपरेशन करके। तो ये 5 मेथड हो गए। अगर 5 मार्क्स में आए तो ये सारे लिख सकते हो। वैसे मैं जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पॉइंट वाइज मैं बता दूंगा, उसी को आप बस याद कर लेना। अब 2020 में क्वेश्चन आया था कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो हार्मोनल बैलेंस को चेंज करता है। तो इस मेथड में क्या करते हैं, हम ड्रग्स वगैरह लेते हैं, या ड्रग्स का मतलब वो वाला नहीं, नशे वाला ड्रग नहीं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन लेते हैं, यानी गोली लेते हैं जिसे मुंह के जरिए खाया जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या करते हैं, हार्मोनल बैलेंस को चेंज किया जाता है। अभी जो पांचवा तरीका है इसका कुछ लोग क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। और गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं कि अगर उन्हें कोई खास तरीके का बच्चा नहीं चाहिए, यानी खास तरीके से मतलब ये है कि अगर मान लो उनको लड़की नहीं चाहिए या लड़का नहीं चाहिए, इन जनरल केस यही होता है कि लोगों को लड़की नहीं चाहिए होती, तो वो क्या करते हैं,
वैसे ये सब जांच कराना, पता लगाना कि हाँ पेट में लड़का है या लड़की है, ये गलत है, इलीगल है। लेकिन फिर भी छुपते छुपाते बहुत से डॉक्टर ऐसा काम करते हैं, लोग जांच कराते हैं और पता चलता है अच्छा लड़की है, तो वो ऑपरेशन करके उसको निकलवा देते हैं। यानी फीटस स्टेज में हाथ पैर आँख नाक सब बन चुकी होती है, उस स्टेज में उसको दवा दे के मार देते हैं, ऑपरेशन के ज़रिए उसे बाहर निकाल देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और एक बहुत ही बड़ा पाप है। लेकिन पापी लोगों की कमी कहाँ है, लोग करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इलीगल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटसेस। तो फीटस स्टेज में ही तो उसके हाथ पैर होते हैं, तो जो फीमेल फीटस यानी वो एक तरह से पूरी बॉडी बन चुकी होती है, उस स्टेट में जाकर उसे मार देते हैं। ये भी एक तरह से हत्या ही है। ठीक है, तो ये इलीगल है। और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए जो फीमेल और मेल का सेक्स रेशियो है ये मेंटेन रहना चाहिए। अब सेक्स रेशियो कैसे निकाला जाता है, ये देखा जाता है कि 1000 अगर बॉयज़ हैं तो उस पर कितनी गर्ल्स हैं। अगर ये 1000 के ही आसपास हैं, मान लो क्या कहते हैं 999 है या ज़्यादा ही होता है इन जनरल, अगर ये इस तरीके से अबॉर्शन ना कराया जाए, ठीक है, यानी पेट के अंदर ही बच्चों को, खास तौर से लड़कियों को ना मारा जाए, तो उस केस में ये रेशियो गर्ल्स का हमेशा ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, 1000 से ज़्यादा ही होगा। लेकिन अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा अबॉर्शन कराया गया जिसकी वजह से ये रेशियो कम हो गया, यानी लड़के ज़्यादा हैं और लड़कियाँ कम हैं। तो हेल्दी सोसाइटी के लिए जो फीमेल और मेल का सेक्स रेशियो है ये मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन जो एकदम धुआंधार तरीके से फीमेल फिटिसाइड किया गया है, यानी फीमेल जो फीटस है उसको मारा गया है, उसकी वजह से ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये डिक्लाइन कर रहा है, घट रहा है एट एन अलार्मिंग रेट, यानी खतरे घंटी बज चुकी है कि इतना नीचे जा रहा है ये। यानी लड़के तो ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हैं, और कुछ सोसाइटी के अंदर ये तो बहुत ही ज़्यादा है। ये स्टेट वाइज भी अगर आप डाटा देखोगे तो कुछ स्टेट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, यानी वहाँ लड़के बहुत ज़्यादा हैं और लड़कियाँ बहुत कम हैं। ऑल्दो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी पहले से पता कर लेना, ठीक है, बिना बच्चे के पैदा होने से पहले ही ये चीज़ की जांच करा लेना कि लड़का है या लड़की, ये कानूनी तौर पर इलीगल है, इसे नहीं करा सकते। लेकिन हाँ, कुछ डॉक्टर करते हैं तो लोग करा लेते हैं। तो हमने पहले देख लिया था कि जो रिप्रोडक्शन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे के बच्चे होंगे, इस तरह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो जो रेट है बर्थ का और जो डेथ का रेट है किसी भी पॉपुलेशन में, वो डिसाइड करेगा कि उस देश की क्या पॉपुलेशन होगी। ठीक है, यानी किस रेट से बच्चे पैदा हो रहे हैं और किस रेट से लोग मर रहे हैं, तो उसी हिसाब से पॉपुलेशन डिसाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक साल में कहीं पर 100 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, और 50 लोग उस साल मरे, ठीक है, कैसे भी मरे हों, बुढ़ापे की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से 50 लोग मरे, ठीक है, ये डेथ हुई है। तो अब देखो क्या होगा, ओवरऑल क्या हुए, 50 लोग बढ़ ही गए ना, 100 पैदा हुए, 100 बाहर से आए और 50 मरे, तो 50 एक्स्ट्रा हो गया। इसी तरह अगले साल होते होते पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर पैदा कम होंगे और मरेंगे ज़्यादा तो पॉपुलेशन क्या होगी, कम होने लगेगी। ठीक है, नए लोग कम आ रहे हैं दुनिया में और दुनिया से लोग ज़्यादा निकल रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यही जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है ये डिसाइड करेगा किसी भी जगह का, खासतौर से किसी भी देश की पॉपुलेशन क्या होगी। अब जो ह्यूमन पॉपुलेशन की साइज़ है ये बहुत ही चिंता की बात है बहुत सारे लोगों के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबडीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो जो लोग रह रहे हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इतना अच्छा नहीं होगा। अगर अपने देश में देखो तो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, यानी एक स्टेट का ही कंपेयर कर दो तो वो भी टॉप 10 में आता है। यूपी अगर हम बात कर लें तो यूपी की पॉपुलेशन आई थिंक 6 या 7th नंबर पे है कंट्री वाइज अगर देखें। यानी कितने सारे देश, 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन अपने उत्तर प्रदेश स्टेट से भी कम है। ठीक है, और ऐसे कंट्री हैं, आई थिंक ब्राज़ील की भी पॉपुलेशन कम है उत्तर प्रदेश से। तो ऐसे कंट्री जो जिनकी साइज़ हमसे बड़ा है उनकी पॉपुलेशन हमारे स्टेट से भी कम है। तो क्या होगा, जब ज़्यादा लोग होंगे तो प्रॉब्लम यही होगी कि अच्छी फैसिलिटी सबको नहीं मिल पाएगी। अगर बीमार हो गए तो हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड है लिविंग का वो अच्छा नहीं हो पाएगा क्योंकि सबके लिए इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर किसी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है यानी बराबरी नहीं है तो उसकी वजह से अगर पुअर स्टैंडर्ड है लिविंग का तो बात अलग है। ठीक है, मान लो किसी कम्युनिटी के साथ जुल्म किया जा रहा है, उसको फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, तो उन लोग को अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस वजह से अच्छा नहीं है क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है तो बात अलग है। लेकिन अगर लोग ज़्यादा हैं इस वजह से उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिल पा रहा है तो भाई ये प्रॉब्लम है फिर कि इस पॉपुलेशन को कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी है उसकी वजह से लोगों का जो स्टैंडर्ड है लिविंग का, कुछ लोगों का खास तौर से वो अच्छा नहीं है, तो फिर यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं देखी जाएगी। ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम अपने आसपास देखें तो हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है पुअर लिविंग स्टैंडर्ड का वो क्या है। अपने इंडिया की बात करें
तो एक बड़ा रीज़न पॉपुलेशन ही है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ के रहने वाले लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ही ख़राब है। ठीक है, खाने के लिए सही से नहीं है, अच्छा पहनने के लिए नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ आकर ये चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और सारी वीडियोज़ मैं प्लेलिस्ट में ऐड करते ही जाता हूँ। वो प्लेलिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी इसकी हम बात कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोज़ देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है, नीचे एक डाउन एरो होगी उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।